हेलो स्टूडेंट, स्टडी इंडिया 2.0 में आपका स्वागत है। इस क्लास में सबसे पहले हम लोग अब तो हिंदी के बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन जानेंगे, क्योंकि सारा इकट्ठा किया गया है और बारी बारी से प्रैक्टिस सेट बाय सेट चालू होगा, ठीक है ना। और हिंदी भी आपको मिलेगी यहाँ से, यानी कि हिंदी और संस्कृत इसमें एक साथ 200 नंबर की तैयारी किया जाएगा। उसके बाद मैथ है, ठीक है ना। सेट बाय सेट पार्ट बाय पार्ट आपको दिया जाएगा और इसमें आपको अभी फिलहाल 22 क्वेश्चन मिलेगा और इसके बाद फिर दूसरा प्रैक्टिस सेट में मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब क्लास की ओर बढ़ेंगे। देखिए, ये इस क्वेश्चन से 22 तो है, लेकिन 22 क्वेश्चन में से इसी में से 30-35 क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन छिपा हुआ है इसके अंदर, वो भी देख लिया जाएगा, ठीक है। और टोटल करते हुए चलेंगे हम लोग। ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है, यानी कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है। तो ये बाबू पहला चैप्टर है जाति प्रथा और श्रम विभाजन। ये पहला चैप्टर आपको हिंदी गद्य में कहा है, ठीक है ना। यानी कि ये पहला चैप्टर दिया है कि मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उनको मानव मुक्ति का पुरोधा कहा जाता है। यानी कि ये इनको संविधान के जन्मदाता भी माना जाता है। संविधान की भूमिका निभाने में इनकी महत्वपूर्ण थी, ठीक है ना, योगदान था। यानी कि इनको संविधान के जन्मदाता भी कहा जाता है। कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है, तो अंबेडकर जी को, तो इनको संविधान के जन्मदाता भी माना जाता है, ठीक है। और ये दूसरा शब्द कह रहा है, दूसरा यहाँ पे लाइन कह रहा है कि मोर शब्द क्या है। मोर शब्द क्या है, तो तत्सम और तद्भव, ठीक है ना, तत्सम और तद्भव। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि तत्सम और तद्भव है क्या। यहाँ पे डिफिनेशन अगर मान लेते हैं कि पूछ देगा, दोनों में अंतर तो क्या हम डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम तत्सम और तद्भव के बारे में आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये है तत्सम और ये है तद्भव। तो देखिए इसको कह सकते हैं तत्सम को संस्कृत के वैसे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं, यानी कि संस्कृत के वैसे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों, ठीक है ना, लिखे जाते हैं। हिंदी में ज्यों का त्यों लिखे जाते हैं, उसे कहा जाता है तत्सम। जैसे मोर को संस्कृत में लिखते हैं मयूर, ठीक, तो मयूर जो है ना वो तत्सम हो जाएगा, ठीक। और ये देखेंगे कि हिंदी के वैसे शब्द, संस्कृत के वैसे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों नहीं लिखे जाते, यानी कि संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। तो संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को क्या कहा जाता है, तद्भव कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि तत्सम, यानी कि संस्कृत वैसे शब्द, संस्कृत के वैसे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं। तो मयूर, अग्नि, ये सब हुआ आपको तत्सम। और ये करे कि संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहा जाता है। जैसे देखते हैं कि मोर, अग्नि को इसका आगे कर देंगे, गृह को घर कर देंगे और गृह हो जाएगा तत्सम, घर हो जाएगा तद्भव। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि मोर शब्द क्या है, तो मोर है बाबू तद्भव। ये कह रहा है, देखिए मगामा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, ठीक है ना। मगामा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, तो पोते के लिए, यानी कि उसका एक पोता था, ठीक, और एक बहू थी, उसके बाद उसके लड़का था। ये हमेशा आपस में विवाद होता रहता था, मगम्मा और नजम्मा, जिसकी बहू का नाम था, ठीक है ना। वो भी पूछ सकता है कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था, तो नजम्मा, ठीक है। उससे विवाद होता रहता था और यही इस पोते को, यानी कि नजम्मा जो थी अपनी बहू को बातों बात पर मारती रहती थी और हमेशा दोनों में विवाद चलता रहता था, ठीक। तो देखिए ये मिठाई अपने पोते के लिए ले जा रही थी। उसके बाद करें कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे, तो बिहार के। ये रामधारी सिंह दिनकर जो है एक कवि हैं, ठीक, और ये हमारे ही क्षेत्र के रहने वाले हैं, बिहार का। ये कह रहा है कि सत्य के आग्रह, यानी कि सत्य के आग्रह, यहाँ पे के लिए चिन्ह दिया है ना, तो इससे हमको ज्ञात होता है कि ये तत्पुरुष समास है। संप्रदान को के लिए, यानी कि संप्रदान तत्पुरुष होता है, षष्ठी तत्पुरुष, ये तत्पुरुष समास है।
क्योंकि सत्य के लिए आग्रह किया जा रहा है ना, तो कह रहे हैं कि इसका जोड़ कर क्या होगा, यानी कि इससे कौन सा शब्द बनेगा, तो यानी कि सत्याग्रह। ठीक है ना, सत्य के आग्रह, उसके बाद यहाँ पे हाइफन दिया है और के लिए शब्द है यानी कि सत्याग्रह। सत्य से कौन सा शब्द बनेगा, सत्याग्रह। ये षष्ठी तत्पुरुष का है। आगे करें कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की, तो हाई स्कूल यानी कि 10th क्लास तक। तो ये हाई स्कूल यानी कि मान लेते हैं कि ये बलिया, कहां से प्राप्त किए थे, तो बलिया से। आगे करें कि आषाढ़ी वार यानी कि आषाढ़ी वार किस कवि की रचना है, तो आषाढ़ी वार किस कवि की रचना है, तो आइए गुरु नानक, यानी कि गुरु नानक। ये काव्य खंड का पहला चैप्टर, जैसे ये नहीं देता है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, इससे देखिए कितने क्वेश्चन बनेंगे। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, यानी कि राम नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ माना जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे पूछा है किसके बिना जीवन में जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानता है, तो राम नाम के बिना। उसके बाद पूछ देगा, ठीक है ना, कि किसके बिना मतलब प्राणी की मुक्ति नहीं मिलेगी, तो राम नाम के बिना। ठीक है ना, ऐसे ये पूछ सकता है। तो ये कह रहे कि आषाढ़ी वार किस कवि की रचना है, तो गुरु नानक। ये कह रहा है कि व्याम शब्द का संधि विच्छेद करे, यानी कि व्याम शब्द का, ठीक है ना, तो यण संधि में आएगा वी प्लस अयाम, तो वी यानी कि ई को य बनाता है, ई को क्या बनाता है, य। अब ये कह रहा है कि वी को तोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे आधा व और ई, ठीक है ना, तो वहीं पे यहाँ पे देखो आधा व यानी किया है ना, और ई क्या किया है, ई बदलता है य में, ई किस में बदलता है, य में, तो यहाँ पे य किया है, उसके बाद य में जब आ लगेगा तो या, और उसके बाद याम, यानी कि यह यण संधि का उदाहरण है। आगे कह रहा है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, ठीक है ना। अब मंगू की बड़ी बहन का नाम था कम्मू, ठीक है ना, ये मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, कम्मू। अब ये जो मतलब क्वेश्चन है ये माँ कहानी की है, ठीक है ना, और माँ कहानी में जो ये मंगू थी, इससे क्वेश्चन रिलेटेड पूछ सकता है कि मंगू कैसी लड़की थी, तो गूंगी और बहरी, यानी कि गूंगी और पागल, यानी कि गूंगी और पागल थी लड़की, ये बेचारी जन्म से ही थी गूंगी और पागल। ठीक है ना, ए में दे देगा गूंगी, बी में दे देगा पागल, और सी में दे देगा ए और बी दोनों, तो दोनों मारेंगे। ठीक, आगे देखिए। और ये भी पूछ सकता है कि मंगू कितने साल की थी, तो 12 साल की थी। ठीक है ना, मंगू कितने साल की थी, तो 12 साल की थी। आगे यहाँ पे कह रहा है 10 नंबर कह रहा है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था। ये देखिए मदन के लिए क्या खाना, यानी कि यह कहानी विष की दात की कहानी है, ठीक है ना, यह कहानी विष की दात कहानी है, ठीक है ना। उसमें एक सेन साहब है, ठीक, और सेन साहब के लड़के का नाम था कासू, यानी कि खोखा, ठीक। उसके बाद एक गिरधरलाल थे जिनके लड़के का नाम था मदन, यानी कि गिरधरलाल के लड़के का नाम क्या था, मदन। और मदन के पिता जो गिरधरलाल थे वो मदन को हमेशा मारते थे, तो उसके लिए मार खाना क्या था, मामूली बात था। ठीक है ना, हर गलतियों पर, छोटे छोटे गलतियों पर भी इनको मारते थे कि लड़का हमारा बिगड़े नहीं, जिसकी वजह से वो मार खाना उसके लिए मामूली बात था। ठीक है ना, आगे देखिए। ये कह रहा है कि अनुमति शब्द का परिवाची शब्द क्या होगा, अनुमति, ठीक है ना, एक तरीका से आज्ञा भी, आज्ञा लेना, ठीक है ना, अनुमति का मतलब आज्ञा लेना, या अनुमति शब्द कह रहा है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा सहमति, यानी कि इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं है। अनुमति का होगा परिवाची शब्द सहमति, कि आप सहमत हैं कि नहीं है। ये करे कि भाई बहन तथा माता पिता कौन समास है, ठीक है ना, तो द्वंद्व समास। तो हमने द्वंद्व समास अभी समास का क्लास नहीं छोड़ा है, वो भी मतलब करके छोड़िए दिया जाएगा। अभी थोड़ा सा डिफिनेशन देख लीजिए कि द्वंद्व समास होता क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पे आया तो इस क्वेश्चन के साथ साथ वो भी देख लिया जाएगा। करे कि भाई बहन तथा माता पिता, बीच में देख रहे हैं ना हाइफन है, बीच में इस हाइफन का मतलब होता है और, इस हाइफन का मतलब होता है और, ठीक है। ये कह रहा है कि जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है, यानी कि पहला और दूसरा, यानी कि फर्स्ट भाई और लास्ट बहन, फर्स्ट माता और लास्ट पिता, यानी कि जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व का मतलब दोनों, द्वंद्व का मतलब क्या होता है, दोनों, ठीक है ना। और बीच में, और दोनों शब्दों के बीच में और छिपा रहता है, ये हाइफन का मतलब होता है और, ठीक है ना, हाइफन का मतलब क्या होता है और, भाई और बहन, माता और पिता। तो इसमें देखिए
दोनों पद प्रधान होता है, माता भी है पिता भी है, भाई भी है वाहन भी है, मारपीट, ये मार होगा तो आदमी पीटेगा ही जरूर, ठीक है ना। तो ये कौन समास होगा, द्वंद्व समास। तो जिस समास का दोनों पद प्रधान होगा द्वंद्व समास कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का रहा कि भारत सौभाग्य किसका प्रसिद्ध नाटक है। भारत सौभाग्य किसका प्रसिद्ध नाटक है, तो प्रेमघन का है, ठीक है ना। भारत सौभाग्य किसका प्रसिद्ध नाटक है, तो प्रेमघन का है। ये देखिए तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं, यानी कि कहाँ की भाषाएं हैं, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। तो ये बाबू दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। ये सब दक्षिण भारत में केरला, तमिलनाडु उधर की भाषाएं हैं, कर्नाटक उधर ये सब भाषा बोला जाता है, यानी कि दक्षिण भारत की ये भाषाएं हैं। ये करे कि देखिए पानी उतरना, मुहावरे का अर्थ क्या है, पानी उतरना मतलब होता है शर्म न रहना, लाज घोर सब एकदम पी जाना, वही कहलाता है शर्म न रहना, यानी कि पानी उतरना, यानी कि इस बच्चे के अंदर पानी उतर गया है, यानी कि इस बच्चे के अंदर लाज शर्म कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो वही शर्म न रहना। नागरी लिपि शीर्षक के रचनाकार कौन है, यानी कि नागरी लिपि शीर्षक के ये चैप्टर जो है गुणाकर मूल्य की है, ठीक है ना। और इस लिपियों के बारे में लिखे हुए हैं कि देवनागरी लिपि कब मिली, 8वीं सदी में, ठीक है ना। नागरी लिपि का आरंभ 8वीं सदी में हुआ था। नागरी से देवनागरी कैसे हुई, तो इसमें दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि पटना जो था देवनगर के भी कहा जाता था उसको, ठीक है ना। यानी कि उसके बाद करे कि कब ये कहाँ के मतलब लोग ये इसको स्टार्टिंग किए थे, तो ये शासक जितना भी रजाओ था, ठीक है ना, वही दक्षिण भारत की रजाओ जो थे, वहीं पे विजयनगर के शासकों ने इस नागरी लिपि का यहाँ पे उद्घोष किया वहां से। और यह क्या है, गद्य की पूछेगा कि कौन सी विद्या है, तो निबंध, यानी कि गद्य की कौन सी विद्या है, तो निबंध। ये भी पूछ सकता है कि नागरी लिपि गद्य की कौन सी विद्या है, मतलब ये है क्या, कहानी है, निबंध है, कविता है, भाषण है, क्या है, तो निबंध है। करे कि हिंदी भाषा में वचन कितने होते हैं, तो देखिए हम लोग संस्कृत में भी जान जाएंगे, हिंदी में भी जान जाएंगे कितने होते हैं, तो गलत कभी नहीं होगा, ठीक है ना। हिंदी भाषा में वचन कितने होते हैं, 2। यानी कहेगा कि वचन किसे कहते हैं, तो जो शब्द संख्या के बोध कराता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में भी दे देगा कि वचन कहा जाता है, यानी संख्या का बोध, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो शब्द संख्या का बोध कराता है, यानी कि 1 2 3 4 5 10 20 हजार जितना भी हो, संख्या का बोध करवाता है, उसे वचन कहा जाता है। जैसे हिंदी में वचन 2 ही होता है, एक वचन एक बहुवचन, एक वचन एक बहुवचन, ठीक। लेकिन यही संस्कृत पढ़ेंगे हम लोग तो वचन 3 हो जाता है, यानी कि एक वचन, फिर द्विवचन, फिर बहुवचन, यानी कि 3 हो जाता है संस्कृत में। एक वचन यानी कि जो एक संख्या का बोध कराता हो, द्विवचन यानी कि जो 2 संख्या का बोध कराता हो, और बहुवचन यानी कि 2 से अधिक संख्या का बोध कराता हो, उसे बहुवचन कहते हैं। तो हिंदी में 2 और संस्कृत में 3। ये करे कि नवग्रह किस समास का उदाहरण है, नवग्रह किस समास का उदाहरण है। तो देखिए बाबू यहाँ पे 9 मतलब होता है 9, संख्या बता रहा है, क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है। 9 कहे किस समास का उदाहरण है, तो द्विगु समास, यानी कि हम जान जाएंगे इसमें इसका द्विगु समास का परिभाषा भी जान जाएंगे कि द्विगु समास है क्या, ठीक। तो ये कह रहा है कि जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद संख्यावाची हो, क्या हो, संख्यावाची हो, ठीक है ना। तो देखिए 9 ग्रह में क्या है, 9 दर्शा रहा है कि संख्या है, 9 क्या है, संख्या है, और कितने ग्रह का समूह है, तो 9 ग्रह का समूह है। तो ये कौन सा समास होगा, द्विगु समास। तो द्विगु समास में पूर्व पद में क्या होता है, संख्यावाची हो, ठीक है ना, और विशेषण भी हो, ठीक है ना। इसमें विशेषण का भी कहता है, यानी कि ग्रह की विशेषता बता रहा है कि कितने हैं, 9, और संख्या बता रहा है कितने हैं, 9, ठीक है ना। पंचवटी, कितना वटी, कितना बगीचा है, तो 5, कितना बगीचा है, तो 5, पंचवटी। त्रिभुज, कितना भुज है, यानी कि भुजा कितनी है, 3, ठीक है ना। पंचभुज यानी कि भुजा कितनी है, 5, ठीक है ना। चौराहा, रास्ता कितना है, 4, यानी कि समाहार, यानी कि यहाँ पे समस्त बताता है कि इस पहला पद में संख्या और दूसरा पद जो होता है वो समाहार के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि 4 राहों का समूह, ठीक है ना, चौराहा। ये कर रहा है देखिए, रोन नदी के किनारे
कौन शहर बसा है? ठीक है ना। रोन नदी के किनारे कौन शहर बसा है? तो अविन्यो। अविन्यो जो है ना, ये पूछेगा ऐसे भी, ठीक है ना। कहाँ स्थित है अविन्यो? कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी फ्रांस, ठीक है ना, दक्षिणी फ्रांस। ये भी पूछ सकता है कि अविन्यो कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी फ्रांस, ठीक है ना। या पूछेगा कि किस नदी के किनारे है अविन्यो बसा है? तो रोन नदी। ऐसे भी क्वेश्चन को 3 तरीका से हमने बताया अभी। इसको पलट कर पूछ सकता है कि रोन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो अविन्यो। या पूछेगा अविन्यो कहाँ बसा है? तो दक्षिणी फ्रांस। या पूछेगा किस नदी के किनारे बसा है? तो रोन नदी के किनारे। ठीक। अविन्यो में कैसा समारोह मनाया जा रहा था? तो रंगारंग कार्यक्रम मनाया जा रहा था। यानी कि रंगारंग कार्यक्रम का मतलब होता है कि रंगों का कार्यक्रम मनाया जा रहा था, ठीक है ना, गर्मियों के दिनों में। ठीक। वहीं पे ये लेखक गए थे, ठीक है। एक तरह के अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? ठीक, 7 मार्च 1911। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911। ये कह रहे हैं कि काशी किसकी पटशाला है? काशी किसकी पटशाला है? तो संस्कृति की। काशी किसकी पटशाला है बाबू? संस्कृति की। यहाँ पे काशी को हम लोग देवताओं की नगरी भी कहा जाता है, ठीक है ना, देवताओं की नगरी भी कहा जाता है। अगर पूछ देगा कि देवताओं की नगरी को किसे कहा जाता है, किसे संज्ञा दिया गया है? तो काशी की। ठीक। या काशी किसकी पटशाला है? तो संस्कृति की। अब देखिए ये कह रहे कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो तमिलनाडु। ठीक। और तमिलनाडु तो राज्य हो गया ना, और किस शहर में है? तो मदुरै शहर में है। ठीक। या पूछ देगा कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु ना देकर मदुरै दे देगा और शहर का नाम दे देगा। ठीक। अमृतसर दे देगा, हरियाणा दे देगा, ऐसे करके कुछ दे देगा, ठीक है ना। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरै में। और ये राज्य का नाम है तमिलनाडु, यानी कहाँ पे देगा? तो तमिलनाडु में देगा, ठीक है ना। ऐसे करके आपके सामने इतना क्वेश्चन अभी है। उसके बाद बाबू फिर लेकर चलेंगे, ठीक है ना। और इसको बाद में मतलब अंत में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और माय चैनल को स्टडी इंडिया 2.0 को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब भी जाते जाते कीजिएगा।